कहानी की शुरुआत हमारी पृथ्वी से दूर इटर्निया नाम की एक जगह से होती है, जहाँ पर डंकन नाम का आदमी काफी सारे छोटे बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा था और साथ ही इन्हें अपने बहादुरी के चर्चे बताते हुए कहता है कि मैंने किस तरह से तुम्हारे बुजुर्गों की मदद की थी। इन्हीं बच्चों में हम एक छोटे से लड़के एडम को देखते हैं, जो असल में यहाँ के राजा का बेटा है। राजा को अपने बेटे से काफी उम्मीद होती है कि यह बड़ा होकर एक महान योद्धा बनेगा, मगर जो इसकी हरकतें हैं वह बिल्कुल भी उम्मीद पर खरा उतरने लायक नहीं है। एडम यहाँ पर टीला नाम की लड़की के साथ तलवार से प्रैक्टिस करता है, लेकिन टीला इसे बड़ी ही आसानी से मात देती है। दूर खड़ा एडम का बाप महाराज पूरे गुस्से के साथ एडम के पास आया और सीधा इसके हाथ में एक तलवार को थमा दिया और खुद ने एक तलवार को लेते हुए कहा कि मेरे अटैक से बचो। महाराज ने अपने बेटे पर तेजी के साथ काफी सारे अटैक किए। एडम कुछ देर तो अपने बाप के अटैक से बचता गया, लेकिन आखिर में नीचे गिर गया। यह देखकर महाराज को बेहद बुरा लगता है, क्योंकि इस पूरे इटर्निया में महाराज का बेटा ही सबसे कमजोर है। इतना कहने के बाद महाराज गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। बेचारा एडम परेशान होकर शाम के वक्त एक जगह पर खड़ा होता है। इसी वक्त इसके पास टीला भी आ जाती है। एडम इसे कहता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, मगर इसी वक्त इटर्निया के ऊपर अचानक से काफी सारे हमले होने लगे। यह देखते ही दोनों वापस महल के अंदर भाग पड़े। असल में यह हमला सिकेलेटोर नाम के एक आदमी ने किया है। काफी सारी शिप जिन्होंने थोड़ी देर में इटर्निया को तोड़ कर रख दिया। जब तक यह बात राजा तक पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सिकेलेटोर के सिपाही पूरी तरह से महल के अंदर घुस चुके थे और साथ ही महल के अंदर जितने भी सिपाही थे उनको भी लगभग मार दिया। हालात को बिगड़ते देख डंकन ने तुरंत महाराज से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। डंकन की बात सुनते ही महाराज अपनी पत्नी, बच्चे और डंकन की बेटी टीला को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। पास ही में इटर्निया के कुछ बहादुर सिपाही, जिनके पास तरह तरह की पावर थी, सिकेलेटोर के सिपाही को रोकने लगते हैं, मगर सिकेलेटोर के सिपाही उनके मुताबिक काफी ज्यादा ताकतवर और संख्या में घने थे, जिससे इटर्निया के सिपाही इनका मुकाबला नहीं कर पाए। यहीं हम डंकन को देखते हैं, जिसके सामने सिकेलेटोर के कुछ सिपाही आ जाते हैं। डंकन अपनी पूरी बहादुरी के साथ करीब 20 सेकंड के अंदर इन सभी को धूल चटा देता है, मगर अगले ही पल जबड़ेबाज नाम का एक बेहद खतरनाक सिकेलेटोर का सिपाही आ जाता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। हालांकि दोनों में लड़ाई बराबरी की थी, लेकिन अंत में आकर जबड़ेबाज अपने पास मौजूद एक पावरफुल बंदूक से सीधा डंकन के ऊपर फायरिंग करता है, जिससे डंकन काफी दूर जाकर गिरता है और अब इसकी हालत लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं बची। पास में मौजूद डंकन की बेटी टीला, जो अपने आप को शायद इस हालत में छोड़ ना सकी और एक खंभे के पीछे खड़ी होकर इस पूरे नजारे को देख रही है। जैसे ही जबड़ेबाज यहाँ से जाता है तो टीला तुरंत अपने बाप के पास आती है। पास ही में जैक ने एक टाइम बॉम्ब को लगा दिया था। डंकन ने तुरंत अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर महल की एक ऊंची खिड़की को तोड़ते हुए सीधा नीचे कूद गया और तभी पीछे से एक जोर का धमाका होता है। एक तरफ हम राजा और इसकी फैमिली को देखते हैं, जो सभी जान बचाकर किसी सेफ जगह की तलाश में होते हैं, मगर तभी उनके सामने आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन, जिसे हम सिकेलेटोर के नाम से जानते हैं। महाराज ने अपनी पत्नी और बच्चे से कहा कि तुम यहाँ से जादूगरनी के पास चले जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी सीधा जादूगरनी की तरफ निकल पड़े। यहीं पर राजा जो कुछ देर तक तो सिकेलेटोर के सिपाहियों का पूरी बहादुरी से सामना करता है, मगर संख्या में ज्यादा होने की वजह से महाराज उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और इसे बंदी बना लिया जाता है। मगर तब तक दोनों माँ बेटी जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यह जादूगरनी एक शक्तिशाली तलवार की हिफाजत करती है, एक ऐसी तलवार जो भी इसे हासिल करेगा वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहलाएगा, और इसी तलवार के लिए सिकेलेटोर इटर्निया आया है। पीछे पीछे सिकेलेटोर भी यहाँ पर आ पहुंचा। जादूगरनी ने तुरंत एडम से कहा कि तलवार को उठाओ। एडम ने तुरंत तलवार को उठाया। इसी वक्त जादूगरनी ने एक पोर्टल खोल दिया और एडम से कहा कि इसकी तरफ जाओ, जो तुम्हें एक दूसरी दुनिया में ले जाएगा। वहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन एडम पास में मौजूद अपनी माँ को इस हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी सिकेलेटोर एडम की माँ पर एक जोर का अटैक करता है, जिससे इसकी माँ दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। इस नजारे को देखकर एडम की आंखों में आंसू आ गए। आखिरी बार जादूगरनी ने इससे कहा कि तुम्हें वापस आना होगा और हमेशा इस तलवार को अपने पास रखना, यह तुम्हें वापस आने का रास्ता दिखाएंगी। अब तुम ही इटर्निया की एक आखिरी उम्मीद हो। इतना सुनते ही एडम पोर्टल की तरफ चल पड़ता है, मगर इसी वक्त तेज रफ्तार की वजह से एडम से इसकी तलवार छूट जाती है और एडम खुद पृथ्वी पर आकर एक नदी में गिरता है और इसकी तलवार इससे काफी दूर जाकर गिरती है। अब हमें करीब 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एडम बड़ा हो चुका है और एक रेस्टोरेंट में लड़की के साथ डेट पर आया हुआ है। जैसे ही लड़की इससे इसके बारे में पूछती है तो एडम बिना सोचे समझे इसे अपनी
दुनिया के बारे में बताता है कि मैं पृथ्वी से दूर एक अलग दुनिया से आया हूँ। इसकी ऐसी सी बातें सुनकर सामने बैठी लड़की को बेहद अजीब लगता है और इससे डरने लगती है और चुपचाप एडम के पास से खड़ी होकर निकल जाती है। बेचारा उदास होकर एडम वापस अपने कमरे पर आता है, जहाँ पर इसका दोस्त इसके उदास चेहरे को देखकर ही पहचान लेता है कि आज फिर से इसे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। इसका दोस्त इसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो लोगों को अपने बारे में फालतू की बातें बताते हो। अरे उनसे सिर्फ इतना कह दो कि मेरे मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं, इससे उनको भी लगेगा कि हाँ बंदा सच बोल रहा है। मगर एडम ने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा था। एडम नहीं चाहता कि मैं किसी लड़की को एक झूठी कहानी सुनाकर उसे अपने प्यार में फंसाऊं। इसके बाद एडम अपने कमरे जाकर कुछ तस्वीरें देखने लगता है जिनमें उनके मॉम डैड और बीच में खुद मौजूद होता है। एडम हर रोज अपने इटर्निया को याद और साथ ही उसमें रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मिस करता है और हमेशा अपनी खोई हुई तलवार को तलाश करने में लगा रहता है। जॉब पर भी एडम लोगों से ऑनलाइन बातें करके अपनी तलवार के बारे में ही पूछता है और हरदम लैपटॉप में भी तलवार को ही देखता रहता है। इसकी बॉस भी इसकी इस तरह की हरकतों से पूरी तरह से तंग आ चुकी है, क्योंकि एडम काम बिल्कुल ना के बराबर करता है। इसलिए इसकी बॉस इसे अपने ऑफिस में आने को कहती है। कुछ वक्त के बाद जैसे ही एडम इसके ऑफिस में जाता है तो इसकी बॉस इससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा उस तलवार से क्या रिश्ता है। देखो, मैं समझती हूँ कि हर किसी का किसी चीज में लगाव होता है, जैसा तुम्हारा तलवारों के साथ है। मुझे तुम्हारे इस दिलचस्पी से कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत है कि तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लंबे समय तक तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती। इसी दौरान एडम के फोन पर एक SMS आता है। सामने बैठी बॉस एडम को काफी सारी बातें समझा रही है, मगर एडम अपनी बॉस की ना सुनते हुए अपने फोन को उठाकर यहाँ से भाग जाता है। दूर जाते हुए देख एडम को इसकी बॉस कहती है कि अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं समझ लूंगी कि तुमने जॉब छोड़ दी। असल में जो एडम के पास मैसेज आया था उसमें कोई आदमी एडम को उसकी तलवार के बारे में बता रहा था, जिसके बदले वह आदमी एडम से करीब $300 की मांग कर रहा था। कुछ वक्त के बाद जैसे ही एडम उस जगह पर पहुंचा तो लोगों से पूछने लगा कि क्या वह मैसेज तुमने किया था। करीब 3 से 4 लोगों से पूछने के बाद भी सभी से मना कर देते हैं कि हमने तुम्हें मैसेज नहीं किया था। मगर इसी वक्त एक गोल मटोल सा आदमी एडम से कहता है कि बेवकूफ, तुम सभी से क्यों पूछ रहे हो, वह मैसेज मैंने तुम्हें किया था। और साथ ही उसे तलवार के पास लेकर जाता है जिसे एक स्टेच्यू में उसके हाथ में रखा हुआ है। यह देखते ही एडम को बेहद खुशी हुई और बिना किसी से पूछे सीधा तलवार को लेने लगा, मगर तलवार इस स्टेच्यू के हाथ में पूरी तरह से घड़ी हुई है। एडम अपनी पूरी ताकत के साथ किसी तरह से इस तलवार को निकालने में कामयाब हो जाता है। आसपास खड़े बाकी लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर यह लड़का कर क्या रहा है। कुछ तो एडम की वीडियो भी बनाने लगते हैं। तलवार को पाते ही एडम पूरी रफ्तार के साथ बाहर की तरफ जा निकला और सीधा अपने घर पहुंच गया। घर आते ही एडम तलवार को बारीकी से देखने लगता है, मगर सुबह होते ही पुलिस इसके दरवाजे पर आ जाती है, क्योंकि एडम इस तलवार को एक तरह से चोरी करके लाया है। पुलिस एडम को लेकर एक ब्रिज के रास्ते से जा रही होती है। तभी इन्होंने सामने देखा जहां पर एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। साथ ही काफी सारे लोग घबराए हुए हालात में दौड़ते हुए वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर एडम को थोड़ा अजीब लगता है, मगर इतने में ही एक भयानक मॉन्स्टर उछलते हुए सीधा उस गाड़ी के ऊपर आ जाता है जिसमें एडम बैठा हुआ है और एक खिड़की को तोड़कर किसी तरह से बाहर निकल जाता है। लेकिन यह मॉन्स्टर एडम को जल्द ही फिर से पकड़ लेता है और इसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एडम की बचपन की दोस्त टीला आ जाती है और इस मॉन्स्टर को थोड़ी ही देर में दूर फेंक देती है और अब एडम से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। एडम अभी तक टीला को पहचानने में थोड़ा बेबस है, मगर टीला कहती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए, मेरा नाम टीला है। इतना सुनते ही एडम को इसे पहचानने में पूरी तरह से आसानी हो गई, मगर इसी वक्त वह मॉन्स्टर तेजी के साथ टीला के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टीला एक बार फिर से मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है और फिर से एडम के पास आ जाती है। एडम को अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर यह राक्षस हमारे पीछे क्यों पड़ा है। टीला बताती है कि वह हमारे पीछे नहीं बल्कि इस तलवार के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तुमने इसे छुआ था तो पूरे ब्रह्मांड में इस बात का संकेत मिल गया कि उस तलवार को राजा के बेटे ने हासिल कर ली है। किसी तरह से भागते हुए दोनों एक स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। आसपास खड़े शहर के लोग इस अनोखे मंजर की वीडियो बनाने लगते हैं। पीछे पीछे वह राक्षस भी दौड़ते हुए आ रहा है, मगर तब तक टीला अपने स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर लेती है और यह राक्षस इसके अंदर नहीं आ पाता। अब दोनों आसमान में उड़ते हुए इटर्निया की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ही एडम टीला को प्यार भरी निगाहों से देख रहा है। टीला की
सुंदरता को देखकर एक पल के लिए एडम पूरी तरह से पिघल गया, मगर जैसे ही टीला इसकी तरफ देखती है तो एडम बात को टाल देता है। जैसे ही दोनों इटर्निया पहुंचते हैं तो एडम ऊपर से इटर्निया का नजारा देखता है जो पूरी तरह से टूटा फूटा और बंजर हुआ पड़ा है। अपने महल को इस तरह से बिखरा हुआ देखकर आदम को बेहद बुरा लगता है, मगर इसी वक्त सिकेलेटोर का एक सिपाही यह पता लगा लेता है कि उस शिप में वह तलवार मौजूद है। एक तरफ हम सिकेलेटोर को देखते हैं, इसी वक्त इसके पास एवलिन नाम की एक लड़की आती है जो एक तरह से सिकेलेटोर की गुलाम है। एवलिन इसे बताती है कि हमने जिस राक्षस को तलवार को लेने के लिए भेजा है वह खाली हाथ आया है। इस पर सिकेलेटोर को काफी गुस्सा आता है और इस राक्षस को सजा देता है। इसके बाद सिकेलेटोर एवलिन से पूछता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। एवलिन इसे कहती है कि तुम्हारी ताकत बेहद विशाल है, तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मगर सिकेलेटोर गुस्से में आकर एवलिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम गलत हो। जब तक वह तलवार मेरे हाथ नहीं लग जाती तब तक मेरी जान को खतरा है, क्योंकि जिसके पास वह तलवार है वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है और वह मुझे हरा भी सकता है, इसलिए मुझे किसी भी तरह से उस तलवार को लेना है। इसी वक्त वह सिपाही भी यहाँ पर आ जाता है जिसने उस शिप को देखा था जिसमें तलवार है। ये आदमी सिकेलेटोर को सब कुछ बता देता है। सिकेलेटोर अपनी पूरी सेना के साथ इटर्निया पर एक बार फिर से हमला करने के लिए निकल पड़ता है। वही टीला एडम को इटर्निया में मौजूद कुछ लोगों से मिलाती है, मगर कोई भी एडम को पहचान नहीं पाता। टीला बताती है कि यह राजा का बेटा एडम है और इसके पास वह तलवार भी है। तभी एक आदमी एडम से कहता है कि अगर तुम राजा के बेटे हो तो मुझे तो जानते ही होंगे, तो मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या है। एडम कहता है कि मैं तुम्हें बचपन में मुक्केबाज कहकर बुलाया करता था। ये सुनकर पास में खड़े बाकी लोग भी हंसने लगते हैं और इन दोनों से तलवार को छीनकर एडम और टीला को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और अब सैनिक खुद इस तलवार की अच्छे से जांच करने लगते हैं, जिसके दौरान इन्हें पता चल जाता है कि हाँ, ये वही तलवार है जिसमें अपार शक्ति मौजूद है। अंदर हम टीला और एडम को देखते हैं। पास में मौजूद एक नौकर रोबोट भी मौजूद है जिसकी आवाज बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह है जो यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है। मगर इतने में ही बाहर सिकेलेटोर अपनी पूरी सेना के साथ उनके ऊपर हमला करने आ गया। कमरे में बंद इनको बाहर की भयानक हलचल महसूस होने लगी। एडम ने तुरंत इस काम करने वाली रोबोट से कहा कि दरवाजे को तुम तोड़ सकती हो। रोबोट ने कहा कि एक शर्त पर मैं तोड़ तो दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी यह साफ सफाई का काम नहीं करूंगी। और इतना कहते हुए इसने बड़ी ही आसानी से दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के टूटते ही एडम बाहर की तरफ जाने लगा, मगर तभी टीला ने पास में पड़े हुए एक आदमी से पापा कहा, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि यह आदमी डंकन है जो बचपन में बच्चों को तलवारबाजी सिखाया करता था। एडम इसे अपने बारे में बातें बताता है कि मैं कौन हूँ। कुछ देर बातें होने के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इतना होने के बाद ये चारों यहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही इन्होंने भयानक मंजर देखा। चारों तरफ लोगों में भयानक लड़ाई छिड़ी हुई है। इसी वक्त इस मुक्केबाज सिपाही ने वापस इस तलवार को एडम को दिया और कहा कि इसकी रक्षा करना। तलवार को पाते ही यह सभी यहाँ से दूसरी जगह भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं, मगर इतने में ही सिकेलेटोर के कुछ सिपाही बिल्कुल उनके सामने आ जाते हैं। एडम टीला से कहता है कि मैं इनसे बातें करके आता हूँ, मगर टीला कहती है कि बातें करने का कोई फायदा नहीं है, वह खतरनाक लोग हैं, वह तुम्हें मार देंगे। लेकिन एडम जिसे लगता है कि जैसा पृथ्वी पर होता है ऐसा ही जहाँ पर भी हो सकता है, मैं इससे कुछ देर बातें करूंगा तो शायद ये बात को मान जाएंगे। एडम चुपचाप सीधा अपने दुश्मनों की तरफ जाने लगता है और बातचीत करते हुए कहता है कि हमें बैठकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि बातें करने से हर समस्या का समाधान निकल जाता है। मगर सामने का दुश्मन जबड़ेबाज इसके ऊपर सीधा अटैक करता है। गुस्से में आकर एडम भी भागते हुए इसके ऊपर अटैक करने चला जाता है, मगर एडम जबड़ेबाज को हल्का सा भी पीछे नहीं हटा पा रहा और जैक एडम को दूर फेंक देता है। इसी वक्त दूर छिपी टीला एडम से कहती है कि अपनी तलवार को निकालो। ये सुनते ही एडम अपनी तलवार को निकालता है। तभी सामने एक रोशनी से निकलती हुई जादूगरनी आती है और एडम से कुछ जादुई शब्द बोलने को कहती है। जैसे ही एडम उन जादुई शब्दों को बोलता है तो इसके अंदर कुछ अजीब तरह की ताकत आने लगती है। इसके कपड़े पूरी तरह से फटकर दूर हो जाते हैं, इसकी मसल्स तगड़ी हो जाती हैं, साथ ही इसके लिए एक कवच तैयार हो जाता है। यह देखकर एडम को भी अपने आप में ताकत होने का बदलाव नजर आने लगा। इसकी तलवार और तेज चमकने लगी। मतलब साफ है कि अब तलवार को चलाने वाला मसीहा पूरी तरह से अपने दुश्मनों से लड़ने को तैयार है। मगर इसी वक्त अचानक से जबड़ेबाज एडम के ऊपर अटैक करके इसे दूर फेंक देता है। अब एडम फिर से खड़ा हुआ और दोनों में एक लड़ाई छिड़ गई, मगर हमने देखा कि अब एडम आसानी से जबड़ेबाज का मुकाबला कर पा रहा है। यहाँ तक कि जबड़ेबाज खुद अब एडम को पीछे एक कदम भी नहीं हटा पा रहा। जबड़ेबाज एक पल के लिए हैरान हो गया कि इसमें इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। कुछ देर दोनों में लड़ाई होने के बाद एडम ने जबड़ेबाज का एक हाथ
उखाड़ दिया, जिससे जबड़ेबाज अक्सर गोलियां चलाया करता था। हाथ को उखाड़ने के बाद इसकी गोलियों से सामने खड़े स्केलेटोर के सभी सिपाहियों को मार दिया। इतना करने के बाद एडम, टीला और इसका दादा तीनों फिर से एक स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से भागने लगे। इसी वक्त यहाँ पर स्केलेटोर भी आ गया, मगर तब तक एडम तलवार को लेकर काफी दूर निकल चुका था। स्केलेटोर अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वह तलवार चाहिए, वह हमारे हाथों से जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। इतना सुनते ही स्केलेटोर के सिपाही एडम का पीछा करने लगते हैं। काफी दूर आने के बाद स्केलेटोर के सिपाही अब एडम की शिप पर फायरिंग करने लगते हैं। कभी टक्कर मारते हैं, जिससे टीला को तुरंत समझ आ जाता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ज्यादा वक्त तक हम इस स्पेसशिप में टिक नहीं सकते। टीला ने एडम से पीछे जाने को कहा। पीछे का दरवाजा खुलते ही एडम ने यहाँ पर एक अजीब से स्कूटर की तरह देखने वाले व्हीकल को देखा। एडम इसके ऊपर बैठा और स्पेसशिप से निकलकर पीछे आ रहे स्केलेटोर के सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि एडम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सीधा नीचे की तरफ जाने लगता है। मगर किसी तरह से कुछ वक्त बीत जाने के बाद एडम इसे चलाना सीख जाता है और अब हवा में उड़ रहे स्केलेटोर के सिपाहियों से लड़ने लगता है। मगर हम देखते हैं कि एडम इस पर अभी तक अपना पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा इस व्हीकल को लेकर आसमान से जमीन की ओर तेजी से जाने लगता है। मगर कुछ वक्त बीत जाने के बाद एडम अब इसे अच्छे से चलाने लगता है। अगर फिर भी एडम अपने आसपास मौजूद स्केलेटोर के सिपाहियों का सामना नहीं कर पाता, वह लगातार एडम के ऊपर फायरिंग करते हैं। लगातार लड़ाई के चलते एडम अपने व्हीकल से गिरते हुए एक दुश्मन सिपाही के व्हीकल पर जा पड़ता है। एडम ने तुरंत इसके शीशे को फोड़ा और इसमें से दुश्मन सिपाही को पकड़कर बाहर फेंक दिया और खुद इसके अंदर बैठ गया। वही शिप के अंदर डंकन पिछले हिस्से में आकर एक लेजर बंदूक को लेकर पीछे आ रहे स्केलेटोर के सिपाहियों को शूट करने की कोशिश करता है। डंकन फायरिंग करने वाला था कि तभी इसके सामने एडम आ जाता है। यह देखते ही डंकन एडम को हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि एक तरफ हट जाओ, मगर एडम को कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा। इतने में ही पीछे से एक दुश्मन सिपाही एडम की ओर काफी तेजी से बढ़ता है, मगर तभी एडम इस खतरनाक शिप को अपने हाथों से रोक लेता है और इसे घूमते हुए कहीं दूर फेंक देता है और खुद जंप करके वापस टीला की शिप के ऊपर आ जाता है। अब लगातार हमले के चलते शिप पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसके चलते यह सभी नीचे गिरने लगते हैं और गिरते हुए जंगल की गहराइयों में जाने लगते हैं। एडम जो पेड़ों की डालियों से टकराते हुए काफी ऊंचाई से नीचे आकर गिरता है, मगर अफसोस एडम को जरा भी चोट नहीं आती। इसी वक्त यहाँ पर एक पक्षी जो एडम की तलवार के ऊपर बैठा होता है, यह पक्षी एडम से कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तुम इटर्निया की एक आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें लोगों को बचाना है। तुम्हें ही इटर्निया में फिर से शांति और चमक लानी है। इतना कहने के बाद यह पक्षी यहाँ से उड़ जाता है। एडम को लगता है कि शायद यह वही जादूगरनी है जो आज से करीब 15 साल पहले तलवार की हिफाजत किया करती थी। थोड़ी ही दूरी पर मौजूद टीला और इसके पिता, जो दोनों अभी तक सही सलामत है। टीला जल्दी से खड़ी होकर सीधा थोड़ी दूरी पर ही मौजूद एडम के पास आती है और इससे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। एडम कहता है कि जरा सी भी चोट नहीं आई, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। टीला यहाँ आकर शिप को उठाने लगती है, लेकिन शिप इतनी ज्यादा भारी थी कि टीला इसे उठा नहीं पा रही थी, इसलिए एडम की हेल्प लेने को कहती है। मगर एडम इसे अपने एक ही हाथ से बड़ी ही आसानी से ऊपर उठा देता है। यह देखकर एक पल के लिए टीला भी हैरान हो गई। बातें करते हुए टीला एडम से कहती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं तुम्हें हर रोज याद करती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन तुम मुझे याद नहीं आ रहे थे। तभी एडम जवाब देता है कि मेरा भी यही हाल था, मैं तुम्हारे साथ साथ सभी को याद करता था। इसी वक्त एडम बातों के चलते धीरे धीरे टीला के करीब आने लगता है, मगर तभी टीला कहती है कि तुम मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हो। ये सुनते ही एडम थोड़ा अजीब तरह से पीछे हट जाता है। एक तरफ हम इटर्निया का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्केलेटोर ने इटर्निया के कुछ सिपाहियों को कैद करके रखा हुआ है और इनसे पूछता है कि वह तलवार कहाँ पर है, लेकिन कोई भी तलवार के बारे में स्केलेटोर को बताने को तैयार नहीं था। इसी वक्त स्केलेटोर ने यहाँ पर मौजूद एक घास फूस से बने आदमी को जिंदा ही जला दिया और एक लड़की को पकड़कर इससे पूछा कि बताओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसी वक्त पास में मौजूद मुक्केबाज कहता है कि वह महाराज का बेटा एडम है, जो उस तलवार का हकदार है, वह वापस लौट आया है। ये सुनते ही स्केलेटोर ने अपनी पूरी सेना को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया और इन सभी को कैद करने का आदेश दिया। वही जंगल में हम इनको देखते हैं। तभी टेलीपोर्ट के जरिए स्केलेटोर उनके सामने आकर उनसे बातें करता है। स्केलेटोर कहता है कि तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बताता है कि तुम्हारे माँ बाप अभी भी जिंदा हैं, वह मेरे पास मेरी कैद में है। अगर तुम उन्हें सही सलामत और जिंदा देखना चाहते हो तो यह तलवार मुझे दे दो। इतना सुनने के बाद एडम अपने माँ बाप को बचाने स्केलेटोर के ठिकाने पर जाने लगता है, मगर टीला कहती है कि तुम ऐसे जाओगे तो वह तुम्हें मार देंगे।
तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वह काफी ज्यादा ताकतवर है। मगर एडम कहता है, तो बताओ आखिर मैं क्या करूं? क्या तुमने सुना नहीं? उसके पास मेरे माँ बाप हैं, मुझे उन्हें बचाने जाना ही होगा। इसकी इस तरह की बातें सुनकर टीला और डंकन दोनों इसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जैसे ही एडम तलवार को लेकर स्केलेटोर के ठिकाने पर पहुंचता है तो दरवाजे पर ही स्केलेटोर के कुछ सिपाही इससे तलवार को लेने को कहते हैं, लेकिन एडम कहता है कि मैं इस तलवार को सिर्फ स्केलेटोर को ही दूंगा। ये लोग एडम को लेकर अपने महाराज के पास आते हैं। स्केलेटोर को देखते ही एडम इसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर तभी एडम देखता है कि स्केलेटोर के पीछे मेरा बाप खड़ा है। ये देखकर एडम एकदम से रुक जाता है। करीब 15 साल बीत जाने के बाद एडम ने आज अपने बाप को देखा है। इसके बाप की हालत बेहद बुरी हो रखी है, पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रहा है। इसी वक्त स्केलेटोर ने अपने सिपाहियों को बुलाकर एक साथ एडम के ऊपर हमला करने को बोल दिया, लेकिन एडम अब कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके पास भी अपार शक्तियां हैं और सभी से काफी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए इन्हें बेहद बुरी तरह से मारता है। मगर इसी वक्त पीछे से एक दुश्मन सिपाही बंदूक से सीधा एडम की तलवार पर फायरिंग करता है, जिससे इसकी तलवार नीचे गिर जाती है, जिसके चलते एडम थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और दुश्मन सिपाही इसे पकड़कर दूर फेंक देते हैं। मगर तभी एडम ने इनमें से ही एक को पकड़ा और उसे घुमाते हुए चारों तरफ दुश्मन सिपाहियों को दूर फेंक दिया। लेकिन फिर से एक बार सभी ने एक साथ एडम को नीचे दबा लिया। कुछ देर दबे रहने के बाद एडम ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने ऊपर से सभी को ऊपर उछाल दिया। इस तरह से लड़ते हुए देख एडम के बाप को काफी खुशी होती है। एडम का बाप हमेशा से एडम को इसी तरह देखना चाहता था। सबको मारने के बाद एडम सीधा स्केलेटोर की तरफ बढ़ता है, मगर इसी वक्त इसके एक तरफ से एवलिन आ जाती है और एक जादू के जरिए एडम को बीच में ही रोक देती है। मगर एडम पूरे गुस्से के साथ एवलिन के जादू को तोड़ देता है और सीधा स्केलेटोर के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है। लेकिन इसका अटैक स्केलेटोर में न लगकर पीछे एक दीवार में जाकर टकराता है, जिससे यहाँ की दीवारें हिल उठती हैं और चारों तरफ से पत्थर गिरने लगते हैं, जिसके चलते एडम का बाप दीवार के पत्थरों में दबकर कमजोर पड़ जाता है। एडम जल्दी से पत्थर को उठाकर अपने बाप को देखता है, जो अब पूरी तरह से कमजोर हालत में है और मरने के करीब है। महाराज एडम से कहता है कि मुझे खुशी है, मैं तुम्हें हमेशा से ऐसा ही देखना चाहता था। और इतना कहते हुए महाराज मर जाता है। ये पल एडम के लिए काफी दर्दनाक साबित हुआ। तभी पीछे से स्केलेटोर आता है और एक जोर का वार सीधा एडम के सर पर मारता है, जिससे एडम सीधा नीचे गिर जाता है और इसे इसके बाकी लोगों के साथ कैद में बंद कर दिया जाता है। अब स्केलेटोर अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए कुछ जादुई शब्द बोलता है, लेकिन इससे कोई भी जादू नहीं होता। स्केलेटोर बार बार ट्राई करता है, लेकिन फिर भी कोई जादू नहीं होता। ये देखकर स्केलेटोर को काफी गुस्सा आता है और एवलिन से पूछता है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। एवलिन इसे कहती है कि हमें वापस इटर्निया जाना होगा, वहीं पर इसका सॉल्यूशन है। यहीं पर हम एडम और बाकी लोगों को देखते हैं। इन्हीं लोगों में एडम की माँ भी मौजूद है। एडम अपनी माँ को देखकर बेहद खुश होता है और अब एडम यहाँ पर सभी को एक साथ मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें एक साथ लड़ना होगा, हमें इटर्निया को वापस हासिल करना होगा और हम उसे हासिल तब कर पाएंगे जब तुम सभी मेरा साथ दोगे। इतना सुनने के बाद सभी के अंदर अपने इटर्निया को हासिल करने के लिए एक जुनून जाग उठता है और पूरी ताकत के साथ इस कैद खाने के दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाजे के टूटते ही सामने मौजूद दुश्मन सिपाही ये देखकर चौंक जाते हैं, मगर अब इटर्निया के सिपाही इन्हें थोड़ी ही देर में मारकर सीधा अपने इटर्निया की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ आते ही स्केलेटोर के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इन सभी में काफी देर तक लड़ाई होती है और इटर्निया के सिपाही इस बार स्केलेटोर के सिपाहियों को बुरी तरह से मारते हैं। इससे थोड़ी दूरी पर एडम, टीला और एक हरे रंग का शेर, जो अब स्केलेटोर की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, दोनों इस शेर के ऊपर बैठते हैं और पूरी रफ्तार के साथ स्केलेटोर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे पर मौजूद दुश्मन सिपाही यह देखकर घबरा जाता है। एडम शेर के ऊपर बैठकर सामने खड़े दुश्मन सिपाहियों को टक्कर से उड़ा देता है और सीधा छलांग करते हुए तलवार को वापस हासिल कर लेता है। यह देखकर स्केलेटोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टीला भी यहाँ पर स्केलेटोर की जादूगरनी से लड़ने लगती है। स्केलेटोर इसी वक्त एडम के ऊपर एक जोर का हमला करता है, मगर एडम इसके अटैक को अपनी तलवार से रोक लेता है। कुछ देर रोकने के बाद धीरे धीरे एडम की तलवार में दरार आने लगती है और देखते ही देखते इसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिस पर स्केलेटोर हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा यह तलवार मजबूत होगी, मगर यह तो आसानी से टूट गई। और साथ ही इस टूटी हुई तलवार को लेकर एडम के सीने में घुसा देता है। इसी वक्त एडम पास्ट में चला जाता है और सीधा अपने बेड से गिरता है। तभी इसके पास वही जादूगरनी आती है जो तलवार की हिफाजत करती थी। जादूगरनी से एडम कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वह तलवार टूट चुकी है और अब हम हार गए। मगर जादूगरनी कहती है कि ताकत तलवार में नहीं, तुझ में है, तुम्हें अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। इतना सुनते ही एडम वापस प्रेजेंट में आ जाता है और इसके सीने में एक अजीब सी चमक उठने लगती है। ये देखकर स्केलेटोर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एडम अपने हाथ से ही अपने सीने में लगी तलवार को बाहर निकालता है और इसका जख्म फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और साथ ही इसकी तलवार के टूटे हुए टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं और दोबारा
समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब एडम अपनी तलवार को ऊपर आसमान की तरफ करता है और कुछ जादुई शब्द बोलता है, जिससे पूरे आसमान में धूल जैसा उठने लगता है। चारों तरफ एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। बाहर मौजूद एडम के सिपाही यह देखकर समझ जाते हैं कि अब हमारी जीत पक्की है। यहीं पर स्केलेटोर, जो इस नजारे को देखकर घबरा उठा, मगर एडम इसके ऊपर हमला न करके इससे बातें करने का फैसला करता है और कहता है कि मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। मगर स्केलेटोर कहता है कि मेरा नाम ही बुराई पर रखा गया है, मुझ में अच्छाई का जरा भी हिस्सा नहीं है। इतना सुनते ही दोनों में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ जाती है, मगर इस बार एडम स्केलेटोर को बुरी तरह से मारकर दूर फेंक देता है, जिस पर स्केलेटोर कहता है कि तुझ में क्या इतना ही दम है। एडम कहता है कि यह तो सिर्फ एक नमूना था, मैं तुझे अब असली ताकत दिखाता हूँ। जिसके बाद आदम इसे फिर से पूरी रफ्तार और गुस्से के साथ मारता है, जिससे स्केलेटोर की पूरी खोपड़ी हिल उठती है। अपने ऊपर इस तरह की मार लगते हुए देख स्केलेटोर को समझ आ जाता है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है और घबराते हुए कहता है कि चलो बैठकर बातें करते हैं। मगर एडम कहता है कि अब मेरा बातें करने का मन नहीं है और इसकी छड़ी को पकड़कर तोड़ देता है, जिससे इस पूरे एरिया में एक जोर का धमाका होता है और स्केलेटोर पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। यहाँ तक इसकी खोपड़ी निकलकर नीचे गिर जाती है। मतलब अब एडम इस जंग को जीत गया। अब हम करीब 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इटर्निया के लोग बेहद खुश हैं। चारों तरफ चमक धमक उठी हुई है। अब हम मूवी के एक क्रेडिट सीन में जादूगरनी को देखते हैं, जो यहाँ से स्केलेटोर की खोपड़ी को उठाकर ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो अब सिर्फ सोचिए मत, शुरुआत कीजिए। मैंने अपने अनुभव के आधार पर टेलीग्राम पर एक कोर्स तैयार किया है, जिसमें मैं स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, आकर्षक थंबनेल बनाना, चैनल ग्रोथ और यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार ओरिजिनल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपका स्वागत रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।